जरा सोचिए, हम सब, हर जिंदा चीज एक ही छोटे लेकिन बहुत ही कमाल के रहस्य से बनी है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जीवन की सबसे बुनियादी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक चीज है जो एक नन्हे से बैक्टीरिया और एक बहुत बड़ी वेल दोनों में कॉमन है। ये कोई पहेली नहीं है, जवाब एकदम सिंपल है, कोशिका यानी सेल, जीवन की सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल यूनिट। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सेल की खोज की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इसके अंदर की कमाल की दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। हमारी कहानी शुरू होती है 350 साल से भी पहले, एक ऐसी दुनिया की खोज से जो हमेशा हमारी आंखों के सामने थी, पर फिर भी पूरी तरह से छिपी हुई थी। साल था 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने कॉक के एक टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखे। उन्होंने उन्हें सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। और बस उस एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन के साथ रॉबर्ट हुक ने अनजाने में ही बायोलॉजी की एक पूरी नई दुनिया, सेल बायोलॉजी का दरवाजा खोल दिया। हुक ने तो दरवाजा खोला था, लेकिन इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने का काम कई और वैज्ञानिकों ने किया। ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा तैरती हुई कोशिकाओं को देखा। ब्राउन ने कोशिका के दिमाग यानी केंद्रक की खोज की, और फिर श्लाइडन और श्वान ने हमें सेल थियरी दी, जिसे बाद में विर्चो ने पूरा किया। अब ये तीन बातें सुनने में बड़ी सिंपल लग सकती हैं, पर यकीन मानिए ये रेवोल्यूशनरी थीं। ये सेल बायोलॉजी की नींव हैं। ये हमें बताती हैं कि जीवन चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इन्हीं छोटे छोटे अदृश्य कमरों पर बना है। तो हिस्ट्री तो समझ ली, अब जरा हुड के नीचे झांक कर देखते हैं। मजे की बात यह है कि लगभग हर कोशिका, चाहे वो एक बैक्टीरिया की हो या इंसान की, एक ही बेसिक डिजाइन को फॉलो करती है। हर सेल को एक छोटे से किले की तरह सोचिए। इसकी एक बाहरी दीवार है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर का सारा सामान साइटोप्लाज्म नाम की जेली में तैर रहा है। और फिर है कमांड सेंटर, जिसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये एक बहुत ही सिलेक्टिव बाउंसर की तरह है। ये तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। कुछ चीजें आसानी से अंदर आ जाती हैं, जबकि दूसरों को बाहर ही रोक दिया जाता है। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमेएबल कहते हैं। तो ये बाउंसर काम कैसे करता है? इसके दो मेन तरीके हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को ऐसे समझिए जैसे कमरे में परफ्यूम छिड़कना। खुशबू ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ खुद ब खुद फैल जाती है। ऑस्मोसिस एक खास तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन ये सिर्फ पानी के लिए होता है और हमेशा एक मेम्ब्रेन के आर पार होता है। यहां देखिए ये हो कैसे रहा है। डिफ्यूजन में ये लाल अणु बस तब तक फैलते रहते हैं जब तक वे हर जगह बराबर ना हो जाएं। लेकिन ऑस्मोसिस में ये पानी है जो संतुलन बनाने के लिए मेम्ब्रेन के पार जाता है। ये एक ऐसा डांस है जो हर पल हर कोशिका में चल रहा है। चलिए अब असली मजा शुरू होता है। अब हम सेल के अंदर चल रहे हैं और इसके ऑर्गेनल्स से मिल रहे हैं, मतलब इसके छोटे छोटे अंग। इन्हें एक व्यस्त शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह समझिए, जहां हर किसी का अपना एक खास काम है। और किसी भी अच्छे शहर की तरह शुरुआत तो सिटी हॉल से ही करनी होगी, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। ये सेल का अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर है। यहीं पर सारा मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए सुरक्षित रखा है। हर ऑर्डर यहीं से जारी होता है, हर काम यहीं से कंट्रोल होता है। सिटी हॉल से जुड़ा हुआ है शहर का बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर। इसके दो हिस्से हैं, रफ ईआर जिस पर छोटे छोटे मजदूर यानी राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और स्मूथ ईआर जो फैट बनाता है और शहर के कचरे को साफ करने में भी मदद करता है। अच्छा, जब ईआर में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें कहीं भेजना भी तो होता है। यहीं पर काम आता है गोल्जी एपैरेटस, जिसका नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है। इसे सेल का अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर समझिए। गोल्जी इन प्रोटीन्स और फैट्स को लेता है, उन पर फाइनल टच देता है, उन्हें सॉर्ट करता है, उन्हें छोटे छोटे बक्सों में पैक करता है और फिर उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, चाहे वो सेल के अंदर ही कहीं हो या शरीर के किसी और हिस्से में। अब इस पूरे शहर को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आती है? मिलिए पावर प्लांट से, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्गेनेल हमारे खाने को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता है, जिसे एटीपी कहते हैं।
और यहाँ एक मजेदार बात है, इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ये तो लगभग एक सेल के अंदर एक और सेल जैसा है। और आखिर में, हर अच्छे शहर में एक सफाई टीम और गोदामों की जरूरत होती है। लाइसोसोम शहर के कचरा कलेक्टर हैं जो कचरे को पचाकर खत्म कर देते हैं, और वैक्यूल्स गोदाम हैं जो पानी और पोषक तत्वों को स्टोर करते हैं। खासकर पौधों की कोशिकाओं में ये बहुत बड़े होते हैं। हमने इस यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट को तो देख लिया, लेकिन लाइफ में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि नेचर इसी बेसिक डिजाइन को बदलकर दो मुख्य तरह की कोशिकाएं कैसे बनाता है। जीवन के पेड़ की पहली बड़ी शाखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया पुराने और सरल मॉडल हैं, एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह जिसमें कोई अंदरूनी दीवारें नहीं हैं। यूकैरियोटिक जैसे हमारी अपनी कोशिकाएं ज्यादा एडवांस्ड हैं, एक हवेली की तरह जिसमें कई कमरे यानी ऑर्गेनेल हैं और सब कुछ एक सेंट्रल ऑफिस यानी केंद्रक से चलता है। बाईं ओर यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए। आप साफ साफ न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल देख सकते हैं। अब इसकी तुलना दाईं ओर वाली सरल प्रोकैरियोटिक सेल से कीजिए। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। लेकिन यूकैरियोटिक दुनिया के अंदर भी काफी वैरायटी है। सोचिए, पौधों को मजबूत होना पड़ता है, इसलिए उनके पास एक कठोर सेल वॉल होती है। उन्हें अपना खाना खुद बनाना होता है, इसलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट नाम के सोलर पैनल होते हैं। और उन्हें पानी जमा करना होता है, इसलिए उनके पास एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये सारी चीजें एक जानवर की कोशिका के लिए गैर जरूरी होंगी। तो हमने एक कमाल का सफर तय किया है, एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन से लेकर एक कॉम्प्लेक्स हलचल भरे शहर के अंदर तक। लेकिन एक कदम पीछे हटकर देखें तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि जीवन की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सोचने की हमारी क्षमता, हमारे दिल का धड़कना, हमारी हर हरकत इन्हीं छोटी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट से शुरू होती है। खास कोशिकाएं मिलकर टीमें बनाती हैं, काम बांटती हैं, और उसी से जीवन का वो चमत्कार संभव हो पाता है जिसे हम जानते हैं। और ये हमें एक आखिरी बड़े ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर सेल सिर्फ एक छोटी सी फैक्ट्री है जो निर्देशों का पालन कर रही है, तो खरबों फैक्ट्रियां एक साथ मिलकर हमारे जैसा कोई जीव बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं? ये बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सोचने वाली बात है ना?